Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती 2021 हेतु शिक्षण विधियों का मॉडल पेपर नंबर 12 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। संस्कृत, गणित, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक। लेवल 1 से हो आप या लेवल 2 से हो आप, दोनों के लिए ही सभी विषयों के मैंने टीचिंग मेथड के क्वेश्चन यहाँ पर सम्मिलित किए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने हिंदी का टेस्ट पेपर नंबर 9 अपलोड किया है। 30 क्वेश्चन है संपूर्ण सिलेबस से। लैंग्वेज फर्स्ट यदि हिंदी है, लैंग्वेज सेकंड भी यदि हिंदी है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन संस्कृत के हैं, प्रथम 5 क्वेश्चन। तो संस्कृत के क्वेश्चनों को देखेंगे। वैदिक काले अस्मादेव संस्कारात् परम शिक्षायाः प्रारंभ है। गर्भाधान संस्कारात्, कर्णवेद संस्कारात्, नामकरण संस्कारात्, उपनयन संस्कारात्। तो साथियों, अर्थात वैदिक काल में हमारी जो शिक्षा है वो किस संस्कार से आरंभ होती थी? तो साथियों, राइट आंसर है उपनयन संस्कार से हमारी शिक्षा आरंभ होती थी वैदिक काल में। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, गद्य शिक्षण विधि नास्ति। व्याख्या विधि है, उद्बोधन विधि है, अनुवाद है विधि है और दंडान्वय विधि है। तो साथियों देखिए, व्याख्या विधि है, उद्बोधन विधि है, अनुवाद विधि है, इति गद्य शिक्षण वर्तते। गद्य शिक्षण की ये विधियां हैं, किंतु जो दंडान्वय विधि है वो पद्य शिक्षण की है साथियों। तो विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न 2 में। प्रश्न संख्या 3, तीसरा क्वेश्चन है मित्रों, नाट्य शिक्षणस्य विधि नास्ति। नाट्य शिक्षण की विधि नहीं है। कक्षाभिनय विधि है, रंगमंच विधि है, पारायण विधि है, आदर्श नाट्य विधि है। तो मित्रों, कक्षाभिनय विधि है, रंगमंच विधि है, आदर्श नाट्य विधि है। अभिनय, रंगमंच, आदर्श नाट्य तीनों ही नाटक शिक्षण की है, लेकिन जो पारायण विधि है ये नाट्य शिक्षण की नहीं है साथियों। प्रश्न नंबर 3 में तीसरा ही विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 मित्रों, आपके चौथा क्वेश्चन है, पूर्णात है अंशम प्रति इति शिक्षण सूत्रस्य सूत्रम अस्मिन् विदो आयति। विश्लेषण विधि है, मूल्यांकन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, निगमन विधि है। मतलब पूर्ण से अंश की ओर ये जो शिक्षण सूत्र है ये इस विधि में आता है। किस विधि में? तो पूर्ण से अंश की ओर साथियों विश्लेषण विधि में आता है। कौन सी विधि में? विश्लेषण विधि में। जबकि अंश से पूर्ण की ओर संश्लेषण विधि में आता है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 4 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं साथियों। पांचवा क्वेश्चन आपके है, एनसीईटी द्वारा कति छात्रेषु एक है शिक्षक है निर्धारित है? 12, 10, 15 और 16। तो साथियों, एनसीईटी ने कितने छात्रों पर एक शिक्षक निर्धारित किया है? तो आपका राइट आंसर है एनसीईटी ने 10 छात्रों पर एक शिक्षक निर्धारित किया है। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों। ये एनसीईटी के अनुसार है, ये भी याद रखना आपको। एनसीईटी है साथियों, एनसीईटी नहीं है, सॉरी, थोड़ा उच्चारण में संबंध में थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। पांचवें क्वेश्चन में मित्रों दूसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपके संस्कृत के 5 ही क्वेश्चन लिए थे, अब आपके गणित के 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है बल्कि शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है? ड्यूट का, बेकन का, डटन का और रमन का। तो साथियों देखिए, वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि शक्तियाँ प्रदान करना है, तो उपरोक्त कथन डटन महोदय के अनुसार कहा गया है। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। तो मित्रों 7वां क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं एवं जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? प्रयोगशाला विधि, विश्लेषणात्मक विधि, संश्लेषण विधि और प्रयोजना विधि। तो मित्रों, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ेंगे
और खोज करने की प्रवृत्ति। तो खोज करने की प्रवृत्ति विश्लेषण विधि में पाई जाती है। इसमें शिक्षण सूत्र भी अज्ञात से ज्ञात की ओर ही होता है, जबकि ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषण विधि है साथियों। तो दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 7 में खोज विश्लेषणात्मक विधि में खोज करने की प्रवृत्ति का विकास होता है साथियों। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, आपके 8वां क्वेश्चन है, सीखने के आकलन का आधार है व्याख्या कर सकना, व्यवहारिक परिवर्तन, पुनर्स्मरण और जैसे का तैसा लिख देना। तो जैसे का तैसा लिख देना तो सीखने का आकलन नहीं रहेगा, पुनर्स्मरण भी नहीं है, व्याख्या कर सकना भी नहीं है, बल्कि व्यवहारिक परिवर्तन सीखने के आकलन का आधार है कि बच्चों ने कितना सीखा है। जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आप लिखते हो क्या वास्तव में बच्चों में वो आए हैं, ये इसका आधार माना जाता है मित्रों। विकल्प नंबर दूसरा सही है प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। तो मित्रों 9वां क्वेश्चन है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है निगमन विधि, आगमन विधि, प्रदर्शन विधि और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली, तो प्रयोग किसमें किए जाएंगे, प्रदर्शन विधि में किए जाएंगे साथियों, निगमन में नहीं किए जाएंगे। आगमन में उदाहरण दिए जाएंगे, लेकिन प्रायोगिक स्तर की बात की जा रही है यहाँ पर, इसलिए आपका यहाँ पर प्रदर्शन विधि ही राइट आंसर रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 9 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है प्लेटो, आर्यभट्ट, न्यूटन और रमन। तो साथियों गणित का मानसिक सिद्धांत प्लेटो के द्वारा दिया गया, किनके द्वारा दिया गया है, प्लेटो के द्वारा। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न 10 में। तो हमने संस्कृत के भी 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, हमने गणित के भी 5 क्वेश्चन कर लिए हैं शिक्षण विधियों के। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। आपके अगले पार्ट में विज्ञान के क्वेश्चन है साथियों, जिसमें विज्ञान में भी कॉमन जो चीज़ें चलती है वो सभी में चलेगी। फ्लेनल बोर्ड में लगने वाला कपड़ा होता है, अब ये विज्ञान के अलावा सभी सब्जेक्ट में, तो चाहे आपके सब्जेक्ट हो या नहीं हो, जैसे विज्ञान आपके नहीं आता है, मान लीजिए आप SST से है, तो भी आपके ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लेनल बोर्ड में लगने वाला कपड़ा होता है। तो आप वीडियो को पूरा ही देखिएगा। रेशम का, खादी का कपड़ा नहीं लगा होता है और कोई भी कपड़ा, तो कपड़ा नहीं लगा होता है तो गलत, और कोई भी कपड़ा नहीं, बल्कि फ्लेनल बोर्ड में खादी का कपड़ा यूज करते हैं। कौन सा कपड़ा, खादी का। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, विज्ञान शिक्षण की अवलोकन विधि की विशेषताएं हैं अनुभव स्पष्ट एवं व्यवस्थित होता है, वस्तुओं एवं प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, कल्पनाओं को ठोस आधार बनाने में सहायक है और उपरोक्त सभी। तो साथियों अवलोकन विधि, अवलोकन विधि आप अवलोकन करोगे तो अनुभव भी होगा, स्पष्ट और व्यवस्थित होगा। वस्तु और प्रक्रियाओं का जो प्रत्यक्ष है उसका प्रत्यक्ष दर्शन भी होगा, क्योंकि अवलोकन करोगे तो प्रत्यक्ष दर्शन भी होगा। कल्पनाओं को ठोस आधार बनाने में भी सहायक है, अर्थात चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 12 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। तो मित्रों प्रश्न नंबर 13 है आपका, विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान के प्रयोग की क्या एक प्रमुख समस्या है, ये अधिक खर्चीली है, अध्यापन का कार्य आसान बनाती है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है और यह बहुत प्रभावी है। तो साथियों प्रभावी आप इसको कह नहीं सकते, खर्चीली तो बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि व्याख्यान ही तो देना है। अध्यापन का कार्य आसान भी बनाती है, लेकिन समस्या थोड़ी है, ये समस्या तो क्या है कि ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है, क्योंकि व्याख्यान में तो आप एक तरीके से व्याख्यान दे रहे हो। अब जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो तो समझ जाएंगे, हो सकता है सामान्य भी समझ जाए, लेकिन जो सामान्य से कमजोर बालक हैं क्या उनको वो चीज़ समझ में आएगी, व्याख्यान के द्वारा नहीं आएगी साथियों। तो प्रश्न 13 में तीसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। विज्ञान शिक्षण में गुणात्मक व्यवहारगत परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है, रेटिंग स्केल, ग्रेडिंग व्यवस्था, निबंधात्मक परीक्षा और रूपात्मक आकलन। तो गुणात्मक व्यवहारगत परिवर्तनों का मूल्यांकन कर रहे हो आप, तो इसके लिए रेटिंग स्केल का भी गुणात्मक की बात की जा रही है साथियों, जबकि मात्रात्मक की पूछे तो फिर निबंधात्मक आ जाएगा, ये मात्रात्मक में आएगा, गुणात्मक में नहीं आएगा। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा प्रश्न 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर
15। शैक्षिक तकनीकी में किस रूप में मशीनों का प्रयोग किया जाता है? हार्डवेयर उपागम में, सॉफ्टवेयर उपागम में, प्रणाली विश्लेषण में और उपरोक्त सभी। तो मित्रों, जो शैक्षिक तकनीकी है इसमें मशीनों का प्रयोग हार्डवेयर में करते हैं, जबकि मशीनों के अलावा दूसरी सामग्री है उसका उपयोग आप सॉफ्टवेयर उपागम में करोगे। जैसे चित्र है, चार्ट है, ये चीज़ें सॉफ्टवेयर में आ जाएगी। लेकिन जैसे एपिडाइस्कोप है, रेडियो है, टीवी है, ये हार्डवेयर में आ जाएगी साथियों। प्रश्न नंबर 16, यहाँ पे आपके हिंदी के क्वेश्चन है, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन किसने लिखी? गुड्समैन ने, फ्लेंडर ने, ब्लूम ने और स्किनर ने। तो साथियों, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन नामक जो पुस्तक है ये B.S. ब्लूम के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? B.S. ब्लूम के द्वारा। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा प्रश्न 16 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 पे आएंगे साथियों। बोध प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 5 से 7, 7 से 8, 3 से 4, 2 से 3। तो साथियों 2 से 3 नहीं रहेगी, 7 से 8 ज़्यादा है, 5 से 7 ज़्यादा है, बल्कि बोध प्रश्नों की संख्या 3 से 4 होती है। कितनी होती है? 3 से 4। प्रश्न संख्या 17 में आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों। जबकि आप हमें कमेंट करके बताएं कि जो प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या है वो कितनी होगी, ये आप हमें कमेंट करके बताएं साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, यह किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने और मुदालियर आयोग ने। तो साथियों, हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, उपरोक्त कथन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। तो मतलब जो लेख है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। बोलने का विकास करने के लिए आप कौन सा कार्यक्रम आयोजित करना चाहेंगे? प्रार्थना सभा में समाचार कथन कराना, उत्सवों में गीत गाना, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता आयोजित करवाना और कक्षा में श्रुत लेखन करवाना। तो श्रुत लेखन तो सुनकर लिखना आता है, अंत्याक्षरी में आप गाओगे, उत्सवों में भी गीत गा रहे हो, लेकिन जो बोलना है साथियों, बोलने में सिर्फ गीत गाना ही थोड़ी आता है, आपकी जो विचार है उनको अभिव्यक्त करना है इसमें। तो प्रार्थना सभा में समाचार कथन कराना, इससे आप अपने विचारों को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हो साथियों, धीरे धीरे इसके माध्यम से। तो ये कार्यक्रम आप आयोजित करवा सकते हो बोलने के कौशल के विकास हेतु। प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न 19 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। फ्लैश कार्ड से सिखाए जाते हैं कहानी लेखन, शब्द एवं वर्ण रचना, निबंध लेखन और पत्र लेखन। जो फ्लैश कार्ड है इससे निबंध लेखन नहीं सिखाएंगे, पत्र लेखन भी नहीं, कहानी लेखन भी नहीं, बल्कि फ्लैश कार्ड से शब्द एवं वर्ण रचना, इन पर शब्द बने होते हैं साथियों कार्डों पर, और उनके माध्यम से बच्चे शब्द एवं वर्ण रचना करना सीख जाते हैं। तो दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 20 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21। सामाजिक के क्वेश्चन है साथियों, पर्यावरण और सामाजिक के मान सकते हो आप। सामाजिक अभिव्यक्ति को सामाजिक विचार विमर्श विधि कहना अधिक उपयुक्त है, यह कथन किसका है? क्लार्क व स्टार्क का, बाइनिंग एंड बाइनिंग का, जॉन ड्यूवी का और उमेश चंद्र का। तो साथियों, सामाजिक अभिव्यक्ति विधि को सामाजिक विचार विमर्श विधि कहना अधिक उपयुक्त है। उपरोक्त कथन बाइनिंग एंड बाइनिंग के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? बाइनिंग एंड बाइनिंग के द्वारा। तो विकल्प नंबर 2 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री के जनक कौन है? एडिसन, कमेनियस, ग्राहम बेल और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री के जनक कमेनियस है। कौन है? कमेनियस ही पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री के जनक माने जाते हैं। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23। सामाजिक अध्ययन का सामान्य उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य पूछा है, मुख्य उद्देश्य नहीं पूछा है। भावी जीवन के लिए तैयार करना, इतिहास का ज्ञान, भौतिक पर्यावरण का ज्ञान और नागरिक गुणों का विकास। तो साथियों, सामाजिक अध्ययन का सामान्य उद्देश्य किसमें आएगा? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर बताएं मित्रों। तो साथियों देखिए, सामाजिक अध्ययन के सामान्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका सामान्य उद्देश्य होता है भावी जीवन के लिए तैयार करना। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 23 में। हो सकता है आपने चौथा विकल्प चुना हो, नागरिक गुणों का विकास करना।
अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप चौथा भी चुन सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी आपकी प्रथम रहेगी साथियों। प्रश्न 24 पे आते हैं। सामाजिक अध्ययन समाज के द्वारा समाज का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? समाज के द्वारा समाज का अध्ययन है, ये ऐसा है MP मुफात, बाइनिंग, जॉन ड्यूवी और अरस्तु। तो देखिए सामाजिक अध्ययन समाज के द्वारा समाज का अध्ययन है, ये यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। तो उपरोक्त परिभाषा साथियों MP मुफात के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? MP मुफात के द्वारा। विकल्प नंबर 1 सही है 24 में। और अंतिम और 25वां क्वेश्चन, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करे साथियों। अंतिम और 25वां क्वेश्चन कमेंट करके जाए कि 25 में से है, क्या आप 20 क्वेश्चन कर पाए साथियों, जरूर बता कर जाए। प्रश्न नंबर 25 है, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो अगर मूल्यांकन में आपको निष्पक्षता बनाए रखनी है तो निबंधात्मक से तो निष्पक्षता नहीं होती है, लघुत्तरात्मक से भी नहीं, अति लघुत्तरात्मक से भी नहीं, बल्कि होने चाहिए आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनका एग्जैक्टली एक ही आंसर सही माना जाता है। तो साथियों ये विशेषता होनी चाहिए अगर आपको मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखनी है तो। विकल्प नंबर 4 सही है 25 में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।